हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशंस की कल की क्लास में हम लोगों ने 3 आर्टिकल को कवर किया था। आज जो है चौथे वाले आर्टिकल भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा साझेदारी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप से शुरुआत करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका रोल, क्योंकि इस पर ऑकस पे एक बार का सवाल पूछा हुआ है और इसी के नीचे एक आर्टिकल है ऑकस के बारे में, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको पूरा देखिएगा। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है उसने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है 2024, इसमें भारत को इंडो पैसिफिक जो रीजन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसमें शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार के रूप में शामिल किया है। जो शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो भारत को शामिल किया है। किसने? ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने। किस चीज़ में? अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में। मतलब ऑस्ट्रेलिया की रक्षा संबंधी कुछ रणनीतियाँ बनी होंगी, उन रणनीतियों में भारत को प्रमुख स्थान देते हुए जो इंडो पैसिफिक रीजन है, IPR, आप देखो तो इंडो पैसिफिक रीजन ये वाला रीजन है, मैप में एक बार देख लो, इसी में शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, अगर उसको आप उठा करके देखो तो वो अफ्रीका का जो पूर्वी तट है यहाँ से शुरू होकर के तो दक्षिण प्रशांत का द्वीप है ना, यहाँ तक पूरा जो है ये शामिल होता है। अब ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो पूरे विश्व का एक आर्थिक और रणनीतिक और स्ट्रैटेजिक रूप से बड़ा आकर्षण का केंद्र है, बड़ा इम्पोर्टेंस इसका है। विश्व की यहाँ अगर देखें तो आधी से ज़्यादा आबादी यहीं पे निवास करती है और टोटल जो हमारी इकोनॉमी उसमें 2/3 का इसका हिस्सा है। किसका? हिंद प्रशांत क्षेत्र का, इंडो पैसिफिक का। एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है ना कि कई बार इंडो पैसिफिक रीजन में यानी कि इसमें विवाद होता है। रसिया जो है वो, या एशिया जो चाइना है, वो इंडो पैसिफिक सबसे बड़ा चिढ़ते हैं, तो वो टर्म यूज करते हैं एशिया पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं अगर रसिया संबंधित या चाइना के संबंधित कुछ न्यूज़ होगा तो वहाँ पे इंडो पैसिफिक की जगह वो लोग टर्म यूज करेंगे एशिया पैसिफिक। बट हमें वही चीज़ों को ध्यान देना है, हिंद प्रशांत क्षेत्र को ही बात वहाँ पे की जाती है। तो ये भारत के अनुसार अगर देखा जाए तो फिर भारत के अनुसार ये देखा जाए तो इसकी पूरी जो अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर के हिंद दक्षिण प्रशांत के द्वीप तक इसके जो है पूरे रीजन्स इसमें आते हैं। ये इस पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत का जो पॉलिसी है ना वो बताता है कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उस पर समावेशिता, खुलापन और आसियान सेंट्रिक जो है इसका रुख होना चाहिए सभी देशों का। और इस जो अवधारणा है ना ये वाली कि समावेशिता की बात करता है भारत, खुलापन की बात करता है, ओपननेस की बात करता है, फ्री नेविगेशन की बात करता है, फ्री नेविगेशन की बात करता है, ओपन नेविगेशन की बात करता है और एशियन सेंट्रिक की बात करता है, आसियान सेंट्रिक की बात करता है। तो इसका जो पूरा उद्देश्य है वो किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक तरह से सबको साथ लेकर के चलने के बात यहाँ पे भारत जो है हमेशा हिंद प्रशांत क्षेत्र में करता रहता है। और कई बार जो है चाइना जो है यही इसी रीजन में जब अपनी एग्रेसिव पॉलिसी को लेकर के कई बार विवादों में रहता है, तो भारत का यही रुख है, स्पष्ट रहा है कि देशों की संप्रभुता के बारे में, नौवहन की जो स्वतंत्रता के बारे में और जो समावेशिता है, खुलापन है, ओपन कंपटीशन होना चाहिए, ओपन रिसोर्सेज होने चाहिए, इस सब के बारे में भारत की एकमात्र यही राय रही है कि सबकी जो है सम्मान किया जाए, सबको अवसर हो और समावेशिता की बात की जाए। इससे क्या होता है कि किसी भी देश के खिलाफ जो है ये अवधारणा नहीं होती है, बल्कि ये सबके अनुकूल होती है। और भारत की जो पूरी पॉलिसी रही है फॉरेन पॉलिसी, उसमें इंडो पैसिफिक रीजन को इम्पोर्टेंस देते हुए कई सारी जो है पॉलिसीज़ बनाई जा रही है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें तो सागरमाला परियोजना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो यहीं से विजन जो है इसी से निर्मित होता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी थी उसमें भारत को शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार के रूप में शामिल किया गया। इसमें इस बात पे फोकस किया गया कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो व्यवहारिक तौर पे जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो कॉपरेशंस हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है, उसमें सूचना साझा करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए भारत के साथ नए नए अवसरों की तलाश को जारी रखेगा और अपनी मजबूती जो है वो बनाए रखेगा संबंधों की, ठीक है। तो इस जो पूरी साझेदारी है ना, भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्व, तो इसको अगर देखें तो इसमें ये मेंस का पर्सपेक्टिव से सवाल बन सकता है। तो क्या भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के महत्व क्या है, ये भी पूछ सकता है कभी भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में।
तो साझे रणनीतिक हित है, हमारे जो स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट है ना वो साझा है। कैसे? जो हिंद प्रशांत क्षेत्र को हमें स्वतंत्र रखना है, खुला रखना है, समावेशी बनाए रखना है, और दोनों देशों के अपने अपने हित जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो शामिल है। चाइना को काउंटर बैलेंस करना भी बहुत बड़ी समस्या है, भारत के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। तो ऐसे में दोनों के जो इंटरेस्ट है ना वो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक साथ मैच करते हैं। तो चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए, चीन के प्रभाव को हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रतिसंतुलित करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, एक देश के क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने से रोकने के लिए एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। गैर पारंपरिक मुद्दों पर समाधान करना, जैसे कि अगर गैर पारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल मुद्दे कौन कौन से हैं, तो आतंकवाद के हैं, समुद्री डकैती के हैं, अवैध मत्स्यन के हैं, यानी कि जो मछली पालन का जो होता है, कई बार दोहन होता है ट्रेंच वगैरह से, समुद्री प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लगातार हमें सहयोग की आवश्यकता है, और घनिष्ठ सहयोग के जरिए हम इसमें प्रभावी ढंग से समाधान भी कर सकते हैं, और समग्र सुरक्षा और स्थिरता में भी इसमें सुधार होगा। नवीन पहलों में सहयोग से क्या होगा कि इसका जो हमारी साझेदारी है कहीं ना कहीं बढ़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का समर्थन किया। इससे दोनों देशों के बीच में जो समन्वय है, सहयोग है और समर्थन है, इससे बढ़ोतरी होगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी जो का महत्व है, तो उसके लिए कुछ कई सारी पहल की गई होंगी। तो उन पहल को समझेंगे, चुनौतियाँ समझेंगे, भिन्नता उपाय भी है, तो उस पर बात होगी। तो जो पहल है अगर देखें तो व्यापक रणनीतिक जो है वो साझेदारी, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को अपग्रेड किया था, और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी इसमें जो है शामिल हो रहे हैं। ठीक, क्वाड की जो भागीदारी है, जैसे कि यूएसए, जापान के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया मिल करके एक व्यवहारिक और पॉजिटिव एजेंडे को बढ़ाने की भागीदारी कर रहा है, जिसमें खुले, समावेशी, सुरक्षित और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हम लोग क्वाड के जरिए करते हैं। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट्स अरेंजमेंट MLSA और डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट अरेंजमेंट, इसके जरिए दोनों देशों ने डिफेंस सेक्टर के रीजन में अपने सहयोग को मजबूत किया है। जो MLSA है ये लॉजिस्टिक सहयोग को बढ़ाता है और सैन्य भागीदारी को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। अगर यहाँ पे देखें तो जून और जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस किलिंग द्वीप समूह पे भारतीय नौसेना और वायुसेना के विमानों की पहली तैनाती हुई। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। अगर इन द्वीपों को एक बार दिमाग में ध्यान रखना है, कोकोस किलिंग द्वीप समूह कहाँ पे है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। अभी देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कई सारे सैन्य अभ्यास भी होते हैं, जिससे रक्षा सहयोग मजबूत होता है। जैसे कि ऑक्सिंडेक्स समुद्री सैन्य अभ्यास है, पिच ब्लैक वायुसेना के द्वारा है, आस्ट्रा हिंद वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और मालाबार अभ्यास जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप भी है। यह जो साझेदारी है वो क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री सहयोग को एक शेप देने के लिए मदद करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समुद्री व्यवस्था है टोटल, उसको वो नियम आधारित हो, समृद्ध हो, शांतिपूर्ण हो, सुरक्षित हो, समावेशी हो और खुला हो। ये इस तरह की बात इसमें होती है। तो ये सारे पहल की गई हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा संबंधों में भिन्नता भी कई बार है, कई सारी भिन्नताएं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल जो भिन्नताएं हैं वो हैं, जैसे कि अमेरिका के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन, और भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है ना, उसके भू राजनीतिक हितों को पूरी तरह से संरक्षित करने में चुनौती पेश करती है। जैसे कि अमेरिका का के साथ जो गठबंधन है उसका अपना एक अलग पहलू है, और भारत रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता है। भारत के पास स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो कि पूरी तरह से अगर हम अमेरिका पे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का निर्भरता है, उस तरह से अगर हमारी साझेदारी सैन्य निर्भरता हो या फिर उस तरह के हमारी पार्टनरशिप हो, तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जैसे भारत के पास क्या है कि भारत के पास एनर्जी सिक्योरिटी के संबंध में कई सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि भारत के पास उतने तेल भंडार है नहीं, खपत की बहुत ज़्यादा मांग है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सप्लाई कहाँ से आएगी? अरब देशों से आती है, ईरान से आती है, रसिया से आती है। तो इन सारे जो देश हैं ना, उनसे अमेरिका का क्या संबंध है आप सबको पता है। तो ऐसे में जब तक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होगी भारत के पास, तो भारत के नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो जो भू राजनीतिक भिन्नता है ना, वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में संबंधों के जो है लिहाज से वो थोड़ा अलग है। इंडो पैसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट की जो गत्यात्मकता है, यानी कि भारत क्या है कि पारंपरिक ट्रेडिशनली तौर पे हिंद महासागर को शक्ति के रूप में देखता है अपने आप को, खुद को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रशांत क्षेत्र पे ध्यान केंद्रित करता है। तो ऐसे में बहुत सारी जो कॉन्ट्राडिक्शंस भी आती हैं, अलग अलग प्राथमिकताएं भी हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है
जो चीन द्वारा चुनौती पेश करती है उसको राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था के साथ अपनी जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके लिहाज से देखता है। और इसके विपरीत भारत जो है वो चीन को एक सैन्य खतरे के रूप में देखता है। तो दोनों चीज़ें हैं। अभी देखें तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर बात अगर की जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तार हो, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तार हो। इसके साथ साथ अगर तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि जो भी बख्तरबंद वाहन है, समुद्र के नीचे सेंसर, रडार सिस्टम, ये सब तमाम चीज़ें हो। डिफेंस एक्सपो हो, एयरो इंडिया जैसे जो अच्छा प्रदर्शन उसमें ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी बढ़ाई जाए। ठीक, अगर देखें तो इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार करना है, जैसे कि समुद्री क्षेत्र में जो भी अंतर संचालिनता है उसको उसमें जागरूकता हो। खोज बचाव की बात की जाए, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जैसे बताया ना अभी कि डिजास्टर डिप्लोमेसी की कल हम लोगों ने बात की थी, डिजास्टर डिप्लोमेसी की। तो ठीक उसी प्रकार से हम चाहें तो डिजास्टर डिप्लोमेसी से लेकर के अनेक प्रकार के सॉफ्ट पावर के जो रीजन्स हैं उसमें भी हम अपने कहीं ना कहीं जो सहयोग है समन्वय उसको बढ़ा सकते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। समझौतों को लागू करना पूरी तरह से जरूरी है, क्योंकि MLSA जो है उसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हो, क्रॉस बेसिंग हो या ज्वाइंट ऑपरेशन हो, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, सप्लाई चेन हो, इन सभी सेक्टरों में बात करनी चाहिए। व्यापार को बढ़ाना है। तो इस तरह से जो है समुद्री सुरक्षा और भारत ऑस्ट्रेलिया जो है सुरक्षा संबंधी जो संबंध है वो कहीं ना कहीं मजबूत बनेंगे। यह बात आती है AUKUS की। AUKUS न्यूज़ में था और AUKUS पिछली बार कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं इसको, और ये UPSC में मेंस में भी सवाल पूछा हुआ है, UPPCS में पूछा हुआ AUKUS। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि AUKUS सदस्य जो हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA उन्नत क्षमताओं वाली परियोजनाओं को लेकर जापान के साथ सहयोग पे विचार कर रहे हैं। तो AUKUS सदस्य कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान देना। ऑस्ट्रेलिया है, UK है और USA है। ये उन्नत क्षमताओं वाली जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर के जापान के साथ सहयोग पे विचार कर रहे हैं, और जो इसके सदस्य पिलर 2 पे जापान के साथ सहयोग कर रहे हैं। अब ये पूरा जो है ना, अगर देखा जाए तो जापान की पहले से किसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका के साथ जो है घनिष्ठ द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी है। ठीक, तो ये जो पूरी जो बातचीत हो रही है उस पर पीछे की अगर राजनीति को देखें तो थोड़ा सा AUKUS को समझना बहुत जरूरी है। AUKUS से संबंधित निहितार्थ क्या है, चिंताएं क्या हैं, भारत और AUKUS से इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो जो AUKUS की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो AUKUS है USA, यूनाइटेड किंगडम, UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच में त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी 2021 में इसको गठित किया गया। इसका एकमात्र जो उद्देश्य था कि देश जो सदस्य देश हैं यानी ऑस्ट्रेलिया, UK और USA, इनकी जो डिफेंस कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन उसमें तेज़ी लाना है और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का विस्तार करना है। 3 चीज़ें हैं, रक्षा क्षमता को बढ़ाना, तकनीकी का एकीकरण करना और औद्योगिक क्षमताओं का विस्तार करना। 2 पिलर हैं इसमें। पहला पिलर इसमें कि पारंपरिक हथियारों से युक्त और परमाणु ऊर्जा से जो संचालित पनडुब्बियां उसका विकास किया जाएगा। तो UK जो है और USA दोनों ही ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और पिलर 2 है इसमें उन्नत कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करना है, जिसमें कि साइबर कैपेसिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, समुद्र की गहराई में जो खोज हो रही हो इस पर कैपेसिटी डेवलप करना है। तो इन सभी चीज़ों के पिलर 2 में बात होती है। तो यही पिलर 2 का इस्तेमाल करके जो है पिलर 2 के तहत जो है हम क्या इसमें जो देश हैं वो जापान के साथ सहयोग करने को लेकर के विचार कर रहे हैं। ठीक है, इसको चीज़ को आपने देख लिया। तो ऐसे में जो AUKUS है वो आपात स्थिति में सुरक्षा के प्रति जो गठबंधन प्रतिबद्ध है उसके बावजूद भी रक्षा टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर रहा है। और इसके लिए जो है 2021 में कानूनी रूप से बाध्यकारी कंपलसरी त्रिपक्षीय समझौते हस्ताक्षर किए गए थे। इसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रपोल्सन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तो जो AUKUS रीजन है ना उसका अगर आप चीज़ को देखो तो जो ये AUKUS की पूरे देश, जैसे UK हो गया, यहाँ पे USA, इस पूरे ग्लोब को देखो, भारत यहाँ पे है, इस चीज़ को देखना, भारत यहाँ पे है, तो ये UK हो गया, USA हो गया, और ये UK हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस वाले रीजन में अगर आप देखो ना तो ये पूरा रीजन जो है वो उसमें इस तरह से कॉन्सेप्ट को बनाया गया कि अब देखो AUKUS सदस्य, ये AUKUS सदस्य हैं, ये अलास्का वाला रीजन है, इसको देखना, और ये ऑस्ट्रेलिया है और ये UK है। जो सहयोगी साझेदार देश हैं कनाडा वगैरह हो गए, भारत भी एक तरह से है मतलब, और इसमें शत्रु देश कौन से हैं, ये जो आप देख रहे हो ना डार्क जो रेड वाला, इसमें तरह से ये रसिया हो गया, ये चाइना हो गया, ये सहयोगी जो मतलब शत्रु देश है। एक तरह यहाँ पे आप देख रहे हो ईरान हो गया,
तो ये जो है ना इस तरह से बनाया गया था ताकि जो है कि पूरा जो सहयोगी क्षेत्र है, देश हैं, उनको एक तरह से हम इसी गठबंधन के अम्ब्रेला, एक गठबंधन होगा उसके अंतर्गत हम लोग सबको जो है कहीं ना कहीं शामिल करेंगे। आने वाले समय में इस पर डेवलपमेंट्स और भी होने वाले हैं। मूलतः सदस्य तो यही रहेंगे, पर इसके जो विस्तार पिलर 2 वाला जो बात हो रही है ना, पिलर 2 की बात, उसी के तहत सबको जो है शामिल किया जाएगा। जैसे कि जापान जो है इसी के साथ बात की जा रही थी ना पिलर 2 के तहत। तो अन्य देश भी आएंगे, जैसे इंडिया भी है आपका। अगर आप देखो तो इधर वाले सभी देश जो है अमेरिका लॉबी वाले, और इस बीच में जो शत्रु देश हैं उनको आप देख ही रहे होगे। ठीक, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे इसकी बात की जाती है। तो आकस का नेतार्थ क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए इसके नेतार्थ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रैटेजिक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस कैपेसिटी को मजबूत करेगा और एक स्वतंत्र, खुले, सुनिश्चित और समावेशी जो हिंद प्रशांत विजन उसको प्राप्त करेगा। तो कहीं ना कहीं भारत के हितों को भी प्राप्त होगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूएसए का जो नवनीकृत प्रयास है उसके लिए जो अमेरिका की मजबूत प्रतिबद्धता है, और किस लिए? हिंद प्रशांत क्षेत्र की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए। यूके के जो सामरिक वर्चस्व है उसको फिर से स्थापित करने के लिए आकस एक बड़ा इंपॉर्टेंस जो है वो रोल जो है वो निभा सकता है। इसके संबंधित बहुत सारी चिंताएं भी हैं जो आलोचनात्मक जो मूल्यांकन में भी इसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि इसके आधिकारिक जो वक्तव्य है और जो रणनीतिक उद्देश्य, इसमें अस्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी बात नहीं की गई है। बहुत सारी चीज़ें विरोध है। चीन जो है आकस का विरोध करता है, इससे बोलता है कि वो चाइना की हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह है कि क्षेत्रीय तनाव पैदा हो सकता है। जो चाइना ऑस्ट्रेलिया है वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को महारत हासिल करने की मंशा रखता है। तो ऐसे में क्या है कि अब जो अमेरिका इसके लिए प्रतिबद्ध है, तो इस तरह से जो है क्या है कि चाइना जो है अपने आप को एक तरह से खतरा महसूस करता है, उसने इसका विरोध भी किया। आकस जो है वो क्वाड से अलग भी है। आकस जो है वो क्वाड के विपरीत क्या है, डिफेंस पार्टनरशिप को प्रायोरिटी देता है। वहीं क्वाड का ध्यान क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक जो कॉपरेशन उस पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वाड में अगर देखें तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान है। ठीक, तो इसको ध्यान देना है। ये क्या है कि ये स्वतंत्र, खुले, समावेशी समावेशी समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के प्रतिबद्ध है, जो क्या है समृद्ध हो और वैश्विक मानदंडों के अनुकूल हो, विरोध में ना हो। तो भारत और आकस के लिए क्या महत्व हो सकता है, इस चीज़ को आप देखो तो एक पॉइंट ये भी बनता है। तो क्वाड का एक पूरक के तौर पे काम कर सकता है। जैसे कि आकस क्या है कि आकस एक खतरे के रूप में चीन से निपटने की बात करता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समावेशी बनाए रखने के लिए करता है काम। तो क्वाड इससे मजबूत होगा क्योंकि इसमें से 3 देश जो हैं और 2 देश जो है वो ऑलरेडी क्वाड में हैं। और बात पिलर 2 के तहत जापान से हो रही, तो जापान भी क्वाड में है। फ्रांस के साथ स्ट्रैटेजिक सहयोग जो है वो क्या करता है, या फ्रांस के साथ स्ट्रैटेजिक सहयोग और यूरोपीय देशों के साथ विश्वास को गहरा करने के लिए अवसर भी देता है। भारत के लिए चिंताएं भी हैं। कई बार क्या है कि भविष्य में जब परमाणु हमला वाली पनडुब्बियों की उपस्थिति कारण पूर्वी हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर में क्या होगा कि भारत में जो क्षेत्रीय प्रभाव उसमें संभावित कमियां आएंगी। भारत की जो इंटरेस्ट है डिफेंस सेक्टर के वो थोड़ा सा प्रभावित तो होंगे ही। और आकस जो है संभावित रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर है, कहीं ना कहीं उसको डिसबैलेंस कर सकता है, क्वाड के इंपॉर्टेंस को कम कर सकता है। तो ये चिंताएं हैं, इसको देखना। अब आते हैं हम लोग न्यूज एंड शॉर्ट्स में। न्यूज एंड शॉर्ट्स कहेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, रोल निभा करते हैं, और इस तरह से भी मेंस के लिए भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बिम्स्टेक चार्टर की यहाँ पे बात हो रही है। तो नेपाल की जो संसद है उसकी निचला सदन, जैसे कि आप भारत में देखो, भारत में लोकसभा है निचला सदन, उसी तरह से नेपाली जो संसद है उसका निचला सदन है, उसने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक उसका चार्टर का अनुसमर्थन किया, उसको रेक्टिफाई किया। तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। इसका गठन 1997 में किया गया था। इसे आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, इन सारे मुद्दों पे रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके सदस्यों को ध्यान देना है बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और इसकी का एक चार्टर है, जो चार्टर जो है वो बिम्स्टेक समूहों का लक्ष्यों को, सिद्धांतों को, उसके स्ट्रक्चर को, पूरी रूपरेखा को निर्धारित करने वाला एक दस्तावेज है। इसको 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। ठीक, तो ये बातें हैं कि इस चार्टर में प्रावधान है कि जो सदस्य देश होंगे अपने मतलब समर्थन करेंगे तभी इसके बाद इसको लागू होगा। तो वही जो है इसको लागू किया गया। कहाँ पे? नेपाली संसद ने इसको अनुसमर्थन किया है। आसियान फ्यूचर फोरम, जो भारत के विदेश मंत्री उसने वियतनाम के हनोई में प्रथम आसियान फ्यूचर फोरम का वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि प्रथम आसियान फ्यूचर्स फोरम का जो है संचालन कहाँ पे हुआ? तो वियतनाम के हनोई में हुआ। ये क्या है? जो आसियान है, मतलब जो आसियान है क्या है कि अंतर सरकारी संगठन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है,
10 देशों का जो है उसके बीच में आर्थिक समृद्धि के और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। तो आसियान फ्यूचर फोरम के बारे में थोड़ा जानते हैं कि 2023 में इसको जो है वियतनाम ने प्रस्तावित किया था। इसका उद्देश्य क्या है कि आसियान के विकास पथ को बढ़ावा दे रहा है और आकार देने में इसका योगदान किया जाए, ये बातें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत की ऑफिशियली यात्रा की है, विजिट किया ऑफिशियली। तो विदेश मंत्री यूक्रेन के भारत के समय यात्रा हुई जब 2 साल से अधिक जो है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं रोकने के लिए। तो ऐसे में जो है यूक्रेन ने आशा प्रकट किया कि भारत स्विट्जरलैंड द्वारा जो शांति शिखर सम्मेलन उसमें भाग लेगा और यह जो शिखर सम्मेलन है यूक्रेनी राष्ट्रपति के 10 सूत्री जो है शांति फार्मूले के आधार पर आयोजित हो रही है। इसका उद्देश्य यही है कि जो यूक्रेन में अस्थायी शांति हो उसको स्थापित किया और युद्ध को समाप्त किया जाए। भारत में अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल आयोग जो कमीशन है उसकी एक समीक्षा बैठक भी हुई थी और इस रूस यूक्रेन युद्ध पे भारत का स्टैंड यही रहा है कि भारत क्या करता है, वार्ता और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की समर्थन करता है, मानवीय सहायता भी उपलब्ध करा रहा है यूक्रेन को लगातार और शांतिपूर्ण तरीकों के सभी संभावित जो पहलू हो सकते उस पर जो है जिससे युद्ध समाप्त होने में मदद मिल सकती हो, भारत उसका समर्थन करता है। भारत यूक्रेन संबंधों के बारे में थोड़ा सा अगर हम जानें तो भारत यूक्रेन संबंध जो है वो क्या है कि पॉलिटिकली अगर देखें तो यूक्रेन को मान्यता देने वाले सबसे आरंभिक देशों में भारत अग्रणी पंक्ति में था। 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत जो है यूक्रेन का प्रमुख जो है अगर देखें तो निर्यात गंतव्य था। उसके बाद तो युद्ध ही सब शुरू हो गया, दिक्कत हो गई। सांस्कृतिक तौर पर देखें तो भारत के सॉफ्ट पावर के जो कंपोनेंट जैसे कि नृत्य है, योग है, दर्शन है, आयुर्वेद है, आध्यात्मिकता, इसका यूक्रेन में काफ़ी अधिक जो है प्रभाव भी है और ये पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा भी दे रहा है। कई सारे जो है ICCR स्कॉलरशिप, केंद्रीय हिंदी संस्थान, छात्रवृत्ति कार्यक्रम वगैरह भी वहाँ पे चलाए जा रहे हैं। अगर देखें तो शिक्षा के माध्यम से कि भारत के बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वहाँ पे यूक्रेन मेडिकल एजुकेशन के लिए सबसे पसंदीदा देशों में एक रहा है और वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। युद्ध से पहले लगभग 18,000 भारतीय छात्र वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे जिनको युद्ध के दौरान जो है C-17 जो है वो ग्लोबोबास्टर जो आपका जो विमान है उसी के माध्यम से उन लोगों को वापस लाया गया और एक बड़ा अभियान भी चला था। ठीक है, तो IR का ये सेक्शन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे क्विज लगाइएगा, स्कैन करके क्विज लगाइएगा, क्विज गलत नहीं होना चाहिए एक भी, और उम्मीद है कि सब चीज़ें हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम लोग जो है कल से इकोनॉमिक्स वाले पोर्शंस की शुरुआत करेंगे और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन जो है आपका GS3 से डायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है। तो उसमें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस के पॉइंट्स को लिंक करते हुए सभी आर्टिकल्स को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।